दोस्तों, नमस्ते। केशार्ड की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित केशार्ड ऑफिशियल पेज की ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। हर दिन हम केशार्ड से संबंधित एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रसूति बालों की समस्याएं के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रसव, इसका मतलब है डिलीवरी, एक महिला के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और खुशी का पल है। जीवन में एक नई शुरुआत, लेकिन प्रसूति अवधि के दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। वे समस्याएं क्या होती है? प्रसव के बाद बालों में क्या अंतर आता है? प्रसूति के आरोग्य की दृष्टि से क्या महत्व है? प्रसूति और बालों का क्या संबंध है? प्रसूति और गर्भावस्था के दरमियान बालों की कौन सी समस्या होती है? उसका कोई हल है क्या? ऐसी बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन उसका सही जवाब नहीं मिलता। तो आज हम सही जवाब जानने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर प्रीति महात्रे। मैडम नई मुंबई के पास पनवेल में अथर्व क्लिनिक और पंचकर्म सेंटर के ओनर है और साथ में केशार्ड पनवेल ब्रांच के निर्देशक भी है। आयुर्वेद हेल्थ केयर में कुल मिलाकर मैडम का 10 साल का अनुभव है। मैडम क्लिनिक में एक आयुर्वेदिक सलाहकार और पंचकर्मी विशेष तज्ञ के रूप से जाने जाते हैं। विभिन्न विशिष्ट अस्पतालों में सहायक चिकित्सक का भी अनुभव है। मैडम की चिकित्सा शब्दावली का अच्छा ज्ञान और समझ, कड़ी मेहनत, नई अवधारणाओं और प्रौद्योगिकी त्वरित शिक्षा, प्रभावी संघ और बहुत उत्साही व्यक्तिमत्व है। मैडम ने शहरी लोगों की समस्या का स्टडी भी किया है। मैडम ने BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय साइंस से किया है। उसके अलावा मैडम ने प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च PCR कैटलिस्ट क्लिनिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली से किया है। और एक विशेष बात, डॉक्टर होते हुए भी मैडम ने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे से किया है। मैगजीन और न्यूज़पेपर में लेख लिखते हैं। अभी आखिरी बात और बहुत महत्वपूर्ण है, मैडम हर बार आयुर्वेद के टॉप 5 सेंटर में पनवेल ब्रांच चलाती है। तो चलिए ज्ञानी और अनुभवी डॉक्टर के साथ मुलाकात शुरू करते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है ये केश आयुर्वेद ऑनलाइन इंटरव्यू सीरीज में। नमस्कार न्यायेश्वर सर। मैडम, हम प्रसूति बालों की समस्याएं इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल यह है कि आमतौर पर जितने सारे महिलाएं और जो भी कोई इससे रिलेटेड काम करते हैं कि प्रसूति का आरोग्य की दृष्टि से क्या महत्व होता है, वो हम जानना चाहते हैं कि आसानी से हमें कोई उसका हल नहीं मिलता है। सो आरोग्य की दृष्टि से उसका क्या इंपॉर्टेंस है? प्रश्न बहुत ही मूलभूत है, सभी का जाना माना है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। प्रसव के बारे में हमारे शास्त्र में, यहाँ हमारे शास्त्र से मेरा अर्थ आयुर्वेद शास्त्र अभिप्रेत है। आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से एक प्रसव काल स्त्री के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस दौरान उसका एक पैर धरती पर तो दूसरा यमलोक में होता है। तो प्रसव होना ये स्त्री के लिए एक प्रकार से दूसरा जन्म ही है। इस प्रसव काल दौरान और उसके उपरांत, उसके बाद अगर उसका ध्यान या जो चर्या है वो अगर ठीक से नहीं की जाती है तो स्त्री को कभी ना हुए रोग भी होने की संभावना है, जो उसकी अवस्था जैसे कष्ट साध्य, मतलब मुश्किल से ठीक करने जैसे होते हैं, क्योंकि उसे चिकित्सा देते वक्त बहुत ही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप खुद ही सोचिए ना, एक छोटा सा उदाहरण, आप अगर कोई गाड़ी या घर खरीदना चाहते हैं, आप अपने 8-10 साल पूंजी जमा करते हैं बैंक में, और एक साथ जब आप वो गाड़ी या घर खरीद लेते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट कैसा लगता है। बस ये उदाहरण उस स्त्री के साथ न्याय नहीं है, पर बस आपको समझाने के लिए 9 महीने के दौरान धीरे धीरे उस स्त्री के शरीर में उसी मतलब 7 धातु जो हमारे शास्त्र में रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इस धातु का पोषण करते हुए 3 दोष पंच महाभूत से बना हुआ एक जीव, एक नया जीव जो है
जिसे 9 महीने के ग्रेजुअल टाइम में धीरे 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 उसके शरीर में जो बड़ा होता है, और एक साथ ही एक ही बार में उसके शरीर से ये सारी चीजें जो है वो निकल जाती है, तो उसके शरीर में जो अवकाश है, जो शून्य निर्माण होता है, उसकी वजह से उसे बहुत सारे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शास्त्र में ऐसे कहा है कि गर्भ वृद्धि क्षपित शिथिल शरीर धातु, प्रवाहन वेदना, लेबर के दौरान बेयर डाउन जो करना पड़ता है स्त्री को, और क्लेद रक्त निसृत, इसकी वजह से उसका शरीर में शून्य एक अवकाश निर्माण होता है। तो इसलिए प्रसव का आरोग्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनन्य साधारण महत्व होता है, ऐसा कहा जा सकता है। ये बात सही बताई है आपने। जो धातु है वो शरीर में है, और आयुर्वेद में जितने सारे बताए हैं, आपने आयुर्वेद शास्त्र का ही जिक्र किया, और आप बता रहे हैं कि प्रसूति के दरमियान जितने सारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी हो जाते हैं और धातु भी बदल जाते हैं, उद्धार आते हैं। सही बात, और आपका एक्सप्लेनेशन और स्टाइल भी अच्छा रहा है। मेरा ये सवाल है कि प्रसूति और जो बाल है उनका क्या रिलेशन है और को रिलेशन है, उसका क्या संबंध है? आमतौर पर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रसूति और बालों का, जो भी कोई नॉर्मल पेशेंट होते हैं तो उनके समझ में नहीं आता है कि उसका क्या संबंध है, उसका कोई असर होता है कि वह क्या होती है। बराबर। हाँ, ये प्रश्न भी बहुत ही मतलब कॉमनली मुझे क्लिनिक में ये फेस करना पर लोगों से ये बहुत ही कॉमनली क्वेरी या ये शंका होती है कि गर्भ के दौरान और डिलीवरी के बाद जो बाल झड़ने की, तो इसका रिलेशन क्या है। जब स्त्री गर्भिणी होती है तो गर्भावस्था में वो जब खाना खा रही होती है, उसके खाने के जो है वो 3 भाग उसके शरीर में हो रहे होते हैं। एक तो उसके खुद के शरीर का पोषण, दूसरा जो है वो गर्भ के पोषण के लिए, गर्भ के अंग प्रत्यंग बनने के लिए, और तीसरा है गर्भ जब बाहर आने वाला है, मतलब बच्चा होने के बाद उसके पोषण की जवाबदारी भी स्त्री के इन्हीं महीनों में तैयारी जो है उसके शरीर में होती है, मतलब स्तन्य निर्मिति के लिए। हाँ, और ये हम देखते हैं कि उसके बॉडी में ये सारे चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं, वो खुद भी महसूस करती है। तो अब इन सबका जो है जिम्मा वो उसके अकेले के आहार पर निर्भर करता है। इसकी वजह से उसके शरीर में जो है वो धातु क्षय जो है वो होता है। तो इस दौरान और विशेष करके हम देखते हैं कि स्त्रियों को कैल्शियम के टैबलेट्स जो है दिए जाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि जो है, अस्थि धातु के ऊपर हम आयुर्वेद शास्त्र में केश जो है वो अस्थि धातु का उपधातु या मल, मतलब एज अ बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है। तो जब अस्थि धातु का क्षय स्त्री के शरीर में हो रहा है तो सीधी सी बात है उसका असर जो है बालों पर, उसके केश पर पड़ता ही है। दूसरी बात कि प्रसव के दौरान जब प्रसव काल में लेबर बेयर डाउन की वजह से बात को होता है, तो धातु जो क्षय होता है उसकी वजह से भी जो है ये बढ़ा हुआ वात जो है ये शरीर के अलग अलग भागों में, विशेष करके अस्थि में हमें दिखाई देता है कि जॉइंट पेन और वीकनेस ये स्त्रियों में जो है प्रसूता स्त्री में दिखता है। तो वहां पर ये हमें जो है संबंध केश का अस्थि की वजह से दिखाई देता है। दूसरी बात, स्तनपान करने की वजह से रेगुलरली उस शरीर से अस्थि धातु का जो है वो इस्तेमाल होते रहता है, तो अस्थि धातु क्षय उसकी वजह से भी जो है वहां पर दिखता है। फिर स्तनपान करने की वजह से बच्चा, अब जब नया बच्चा होता है, छोटा बच्चा शिशु की संगोपन करने में उसका सोने जागने का तो कोई टाइम नहीं, तो रात्रि जागरण, और उसके साथ ही नए बच्चे के संगोपन की जो चिंता है, स्ट्रेस, ये स्त्रियों में प्रसूता स्त्री में दिखता है, होता है। इसकी वजह से जो है उसके बाल जो हैं ये हमें उनमें समस्या दिखाई देती है। इसके साथ प्रसव के दौरान कभी कभार ब्लीडिंग तो होती ही है, कभी कभार ये ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और प्रसव के बाद भी कुछ दिनों तक स्त्रियों में जो है वो रक्त स्राव जो होता है, तो रक्त धातु भी यहाँ पर जो है वो क्षय मतलब कम होता हुआ दिखाई देता है। एक और चीज, जब हमें पता है कि जब लड़कियां या लड़के जब
वयोवस्था में मतलब एडोलसेंस में हम्म आते हैं, तो वहाँ पे शुक्र धातु की व्यक्ति होती है और शुक्र धातु हम्म के साथ केश का संबंध है। तो ओके। एक प्रसूता स्त्री में अ, क्या- शुक्र धातु जो है वो सभी धातु हम्म के साथ ज्यादा प्रमाण में जो है वो कम होता है, तो इसकी वजह से भी तो इन सभी धातु क्षय में रक्तक्षय, शुक्रक्षय, रसक्षय और अस्थिक्षय, ये धातु जो हम्म है इतने सारे कम होते हैं, वात प्रकोप होता है। तो निश्चित ही प्रसूता स्त्री में जो है वो केश की समस्या और विशेष करके बाल झड़ना, ये संबंध जो हम्म है वो हमें दिखाई देता है। हम्म। आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, जो उम्र में आ रहे हैं, अडोलसेंस बच्चे हैं, सो हाँ जी। शुक्र धातु और के बालों का बहुत ही गहरा संबंध है। और मुझे आगे थोड़ा सा ये पूछना है कि जब डिलीवरी के पीरियड और उससे पहले हम्म गर्भावस्था जो है, प्रसव हम्म और हम्म गर्भावस्था, हम्म। जो इस दौरान कौन सी समस्या आती है, और अगर सामान्य तौर पर बाल झड़ना ही शुरू हो जाता है क्या, हाँ और ये हाँ नॉर्मल है क्या, उसी दौरान क्या क्या हाँ हो जी। जाता है? अ, बाल झड़ना ये कॉमनली दिखता है, और जब तक मतलब स्त्रियों में ये समस्या होती है तब तक शायद वो ध्यान भी नहीं देती। और हम्म बात ये है ना कि उस दौरान डिलीवरी के बाद प्रसूता स्त्री हम्म की जो प्रायोरिटीज है उसकी हम्म वो बच्चा होती है, तो हम्म उसकी वजह से उसका खुद के शरीर के ऊपर या खुद के शरीर की तरफ ध्यान नहीं होता। तो इस हम्म तरह से बाल झड़ना जो है अगर थोड़ा थोड़ा बहुत होता ही है, पर थोड़े हम्म बहुत की तरफ वो शायद ध्यान भी नहीं देती, चिंता भी नहीं करती। पर इसके हम्म साथ ही हम देखते हैं कि एक प्रसूता स्त्री होने के बाद मालिश सर बांधने के लिए कहा जाता है, ताकि जो हम्म है हवा उसे ना लगे, क्योंकि उसे सर्दी होगी तो बच्चे को सर्दी होगी। और के बाल जो है सर जो है वो बांधा जाता है, और उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है। इसके साथ ही पेट बांधना जो है, पट्टबंधन जिसे कहते हैं, वो किया जाता है। फिर बच्चे को ज्यादा हवा या ज्यादा सर्दी ना मतलब ये ना लगे, इसलिए वो ऐसे कंडीशन में रहती है जहाँ पे स्वेद पसीना जो है वो बहुत आता है। और इस हम्म दौरान वो खुद की शुचिता पे मतलब खुद के साफ सफाई पे ध्यान नहीं हो हम्म पाता। और इवन हम्म बाल जो जैसे कि उसे रोज धोना या हफ्ते में 2-3 बार धोना, ये भी पॉसिबल नहीं होता। और अगर धोया भी जाए तो अभी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही बाल धो के बाहर आओ तो मतलब सलाह मिलती है कि बाल जल्दी सुखा लो या बांध लो, हवा नहीं लगनी चाहिए, सर्दी नहीं तो बच्चे को हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, बालों में डैंड्रफ आना। और जैसे धातु क्षय के बारे में मैंने बताया ही, तो अगर धातु हम्म क्षय होते रहेगा तो बाल की थिकनेस वो भी कम होती है। बाल झड़ने के साथ साथ जरूरी नहीं कि हमेशा झड़ना ही चालू जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि बाल जो है बहुत ही पतले मतलब हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम जो है वो दिखाई हम्म देती है। कंटिन्यूअस पसीना और बहुत सारा गर्म चीजें खाने को दी जाती है, हम देखते हैं। तो उसकी वजह से रात्रि जागरण होने की वजह से वात के साथ साथ कभी कभी मतलब अन्य दोषों का भी प्रकोप होता है। तो अगर पित्त हम्म प्रकोप हो तो बाल पकना, झड़ना, डैंड्रफ, ये बालों का पतला मतलब हेयर थिनिंग, ये प्रॉब्लम भी हम्म हमें साथ साथ में देखने मिलती है। और ये हम्म कुछ हद तक बाल झड़ना, डैंड्रफ आना, ये कुछ हद तक नॉर्मल है, नॉर्मली होता है। पर क्लिनिक में हमने ऐसे भी देखा है कि बाल इतने झड़ने लगे हैं कि मतलब बाल्डनेस तक जो है वो हम्म पहुंच गई है स्थिति। तो ऐसे पेशेंट्स भी जो है हमें देखने मिलते हैं। उसी दौरान, डिलीवरी के दौरान, ये हमें मिलते हैं। प्रसव का जो डिले कालावधि है, हाँ कि हाँ उसी टाइम पे हमें हाँ। बालनेस के पेशेंट सामने आए हैं। प्रसव के तुरंत बाद ये चीजें नहीं देखने मिलती, पर ये ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो ग्रेजुअली हो हमें, जाए। हाँ हाँ, ये जो है ओके। ग्रेजुअली होता है। और हम्म मैंने कहा ना कुछ हद तक तो ये नॉर्मल होता है। कुछ कुछ हम्म स्त्रियों को, जैसे आपने कहा ना, हार्मोनल इम्बैलेंस से चेंजेस होते हैं, तो कभी कभी हम्म अगर वो पोषण गर्भावस्था में ठीक से नहीं ले रही है तो ये हम्म बाल झड़ने की तकलीफ जो है गर्भ अवस्था से भी शुरू होती है। हम्म हम्म, हम्म। सही है। हम्म ये पूरा जो आंसर आपने दिया है कि जो भी कोई अभी
प्रेक्षक हमें देख रहे हैं तो हाँ जी। उनको समझ में आ जाएगा कि जो दौरान है तो उसी टाइम में ये फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं यस। किया तो दिक्कतें आ हाँ जी। सकती है। प्रकृति एवं विकृति, हम्म। हम्म, जो भी बाल जमने लगते हैं वो क्या नॉर्मल होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं? अ, इसका क्या असर हो जाता है? कैसे समझ पाएंगे हम कि ये डिलीवरी की वजह से हुआ है? तो हम्म। इसका कोई लॉजिक है उसके पीछे? और आयुर्वेदिक शास्त्र में कुछ उसके एक्सप्लेनेशन दिए हैं? प्रकृति और विकृति जैसे आपने शब्द हम्म इस्तेमाल किया, प्रकृति को पहचानना मुश्किल नहीं है क्योंकि जो हम्म जो नॉर्मल है हमें वो पता होता है, पर जो हम्म नॉर्मल नहीं है वो हम्म। विकृति है। पर सही सही। इसी के लिए तो हम्म केशायुर्वेद, हमारे 108 सेंटर्स हम वैद्य आपके, हम्म अगर शंका है कि ये जो मेरे बाल झड़ रहे हैं या जो मेरे हम्म बालों में समस्या है, ये जो डैंड्रफ हम्म है, ये जो इचिंग हो रही है, हम्म या फिर बाल बहुत पतले लग रहे हैं, हेयर थिनिंग है, ये समस्या आपको अगर लगता है या शंका भी है कि ये हम्म नॉर्मल है या नहीं है, तो आप हम्म हमारे पास है ना केशा आयुर्वेद सेंटर्स जो 108 सेंटर्स है, उनको विजिट दे सकते हैं। यहाँ पर हम्म हम आपके आयुर्वेदिक मतलब आपका कंसल्टेशन जो है वो पूरा लेकर आपके स्काल्प एनालिसिस, जो स्काल्प एनालाइजर है, स्काल्प एनालिसिस लेकर और हम्म आपके हेयर टेस्टिंग को भेजकर हम उसमें हम्म यहाँ हेयर टेस्टिंग में एक विशेष बात ये है, पाटनकर सर ने जो ये केश आयुर्वेद से जो लैब बनाई है, मतलब एक केश के ऊपर जो इतना बड़ा उनका सेटअप है, वहां पर हम हम्म बाल के मॉडर्न एनालिसिस के साथ साथ हम हम्म उसके धातु और उसके दोष, इसमें क्या जो है मतलब क्षय या वृद्धि है या असामान्यता है, हम्म इसे देखते हैं। अब हम्म सामान्य मनुष्य या सामान्य स्त्री जो हम्म गर्भिणी नहीं थी और या प्रसूता नहीं है ऐसा कहें, हम्म तो एक सामान्य स्त्री के बालों में अगर अस्थि क्षय की वजह से केश पतन या केश समस्याएं हैं, तो वहां पे एक हम्म लिमिट तक अस्थि क्षय देखा जाता है। पर एक हम्म प्रसूता स्त्री के अस्थि धातु का जब हम लैब में परीक्षण करते हैं, हमारे पास 10,000 से ज्यादा जो डेटा है उसमें डेफिनेटली ऐसी बहुत सारी स्त्रियां आती हैं कि जहाँ पे प्रसूति के बाद जो है केश की समस्याएं हैं, तो वहां पे जो हमें अस्थि धातु और अन्य धातु के हम्म साथ कोरिलेशन दिखाई देता है वो हम्म डेफिनेटली अलग होता है। तो यहाँ पर ये जो केश पतन है या ये जो हम्म मतलब बालों की समस्या है वो नॉर्मल है या फिर आपके मतलब विकृति है, इसका जो है हम्म डिफ्रेंसिएशन जो है हम आपको अच्छी तरह दे पाते हैं। ओके। आपने यहाँ पे अभी मेंशन किया कि वैद्य हरीश पाटनकर ने हाँ जी। केश आयुर्वेद शुरू किया और उसके पूरे वर्ल्ड में 108 शाखाएं अच्छा। हैं। जो आप जो लोग देख रहे होंगे तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप को कोई भी बालों की तरह कोई ये सवाल है, कोई दिक्कत है, तो आपके नजदीकी कोई ब्रांच हो वहां जाकर आप अपना सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। और अभी भी डिस्कशन में जो भी कोई सवाल आ रही है उसके ऊपर भी आपका कोई सजेशन मिल सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएंगे। प्रसूति के जितने सारे टाइप्स है, अलग अलग कोई टाइप्स है। मैं आपको ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ रहा था सोचा था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है, तो उसका असर और उसके दौरान जो बाल निकल जाते हैं उसके क्या रीजंस है? क्योंकि प्रसूति के जो टाइप्स है इसकी वजह से ये होता है और प्रसूति नेचुरल होने की वजह से ये हो जाता है, उसके क्या रीजन है, उसके क्या अंतर होता है उसमें? आज के समय के हिसाब से अगर पूछा जाए, मतलब आज के हम्म लेवल में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है क्योंकि हम्म हम देखते हैं आजकल बहुत हद तक सिजेरियन डिलीवरीज ही जो है वो होती है। हम्म तो डेफिनेटली निश्चित ही आप प्रसूति के प्रकार के हिसाब से जो बालों की समस्याएं हैं, विशेष करके हम्म हेयर फॉल, बालों का झड़ना है, उस पर फर्क जो है वो दिखता है। अब हम रोज सुबह उठ के मलमूत्र विसर्जन जो है करते हैं, हम्म हमारे शरीर की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो नैसर्गिक होती है, हमें पसीना आता है, हम्म तो ये जो है वात के ये
नैसर्गिक कार्य है। इसके लिए हम्म, हमें विशेष, जब ये नहीं होता है तब विकृति होती है, मतलब हमारे शरीर में कुछ हम्म, तो प्रॉब्लम है। उसी तरह से गर्भ का निष्क्रमण, ये भी हमारे शरीर में अपान वायु का एक नैसर्गिक कर्म है, ये उसका काम है। कि हम्म, जैसे हमें पता है, शास्त्रकार कहते हैं कि जैसे फल जो है पकने के बाद हम्म, अपने आप टूट जाता है, हम्म, उसे विशेष, तो वैसे ही जब गर्भ 9 महीने पूरा होके परिपक्व हो जाता है, तो हमारे शरीर में अपान वायु जो है उसका, और उसके साथ साथ प्लासेंटा अपरा, हम्म, उसका निकलना, साथ में जो भी जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उन सब चीजों का बाहर निकलना, ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये एक प्रकृति है। लेकिन किसी कठिनाइयों की वजह से कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हैं जहाँ पर आजकल सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, तो वहां पे हम अ, वात का जो है रास्ता जो है हम बदल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे शस्त्राघात हम कर रहे हैं। तो जो चीज योनि मार्ग से अपने आप निकलनी चाहिए, हम सिर्फ असिस्ट करते हैं। घर मतलब डिलीवरी पहले भी हमें पता है कि घर पर ही होती थी, तो हम इसमें सिर्फ असिस्ट करते हैं। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पे शस्त्राघात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वात का जो है वो रास्ता बदल रहे हैं। तो इसकी वजह से जब हम शरीर के दोषों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब उसके कुछ ना कुछ तो इफेक्ट या साइड इफेक्ट हैं हमारे शरीर पे जरूर देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह सिजेरियन सेक्शन में, क्योंकि वात पूरी तरह से और जो है वो योनि मार्ग से निकल नहीं पाता, इसलिए जो है वो ज्यादा प्रकोपित होता है यहाँ पर। एक ऐसा उदाहरण है कि शस्त्राघात और मतलब सर्जरी जो है, एक 10वीं कक्षा की जो है स्टूडेंट मेरे पास आई थी, उसके माँ ने कहा कि इसके बाल जो है मैंने एक बार कैंची से काटे, उसके बाद बढ़े नहीं। तो उनके मन में ऐसी शंका आ गई थी कि मतलब मैंने कैंची लगाई, इसके लिए ऐसा हुआ क्या। तो जब हम प्रकृति के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके हमें साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं। तो यहाँ कंपैरेटिवली सिजेरियन सेक्शन में वात प्रकोप ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर है। और बाद में क्या जो प्रसूतिचर्या है, मतलब जो मालिश करना, शेक देना, पेट बांधना, ये सिजेरियन सेक्शन में जो है वो कुछ समय के बाद या नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से वो जो वात प्रकोप है उसे शांत करना, या जो धातु क्षय है उसे भी पूरी तरह ठीक करने का अवसर नहीं मिलता। तो इसीलिए वहां पर जो है ये हमें बालों की समस्या थोड़ी ज्यादा देखने मिलती है। और इवन नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, पर अगर उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर कहा जाता है, मतलब बहुत समय तक प्रसव वेदना चली, रक्तक्षय मतलब पोस्टपार्टम हेमोरेज, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल डिलीवरी होते हुए भी यहाँ वात प्रकोप ज्यादा होता है। तो यहाँ पर भी हमें जो है बालों की समस्या, बालों का झड़ना ज्यादा देखने मिलता है। अभी अपने 10वीं कक्षा की जो लड़की है उसका एग्जाम्पल दिया है और बताया कि लगाई और उसके माँ के मन में आ गया। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कौन सा ही इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और बाल कट करते हैं, कैंची हो या रेजर हो, कुछ अलग अलग, तो उसके बाद बाल बढ़ने के लिए डिफिकल्टीज आ जाती है और बढ़ते ही नहीं है। मैं थोड़ा ये आपको जानना चाहता हूँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है जरूर। देखिए क्या है, हर चीज सभी के लिए लागू पड़े ऐसा नहीं है, और आयुर्वेद शास्त्र तो बहुत ही कस्टमाइज है, क्योंकि हर पेशेंट अलग नहीं है, हर पेशेंट की प्रकृति अलग है, उसे सूट होने वाले या लागू पड़ने वाले दवाइयाँ, उसे लागू पड़ने वाली दिनचर्या, ऋतुचर्या जो है वो हो सकती है। इसीलिए जो है उसका एनालिसिस करने के बाद ही जो है कहा जा सकता है कि ऐसा उसकी वजह से हुआ है या नहीं हुआ। ओके, सही सही, थैंक यू थैंक यू। अब देखो कि जितने सारे हमारे माइंड में अलग अलग तरह से थॉट जाते हैं, वो प्रसूति के बाद जो बाल झड़ना शुरू हो जाता है, ओके, हमें वो जितने सारे बाल झड़ रहे हैं तो हमें कम करना है, इतना नहीं होना चाहिए। बाल गिरे तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, उसके लिए क्या है उपाय आप बताएंगे? क्या क्या मैं आयुर्वेद में दिए ट्रीटमेंट करने हैं और कुछ
अलग मेडिसिन हमें लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है उस दौरान? सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि हुँ। केशव आयुर्वेद शाखा को ज़रूर मिलिए। हाँ, डेफ़िनेटली जोक्स सो अपार्ट लोग जाएँगे। हाँ। जोक्स अपार्ट हुँ, क्या है जैसे कि बार-बार ये वर्ड आ रहा है प्रसूतिचर्या, प्रसूतिचर्या। हुँ, शास्त्रकार जो है प्रसूतिचर्या को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। हुँ, प्रसूतिचर्या का उन्होंने काल भी निश्चित किया है कि अच्छा हुँ, एक प्रसूतक सूता इस नाम से जानी जाती है। तो हुँ, हम व्यवहारिक व्यवहार में भी हम जानते हैं कि सवा डेढ़ महीना जो है वो स्त्रियों को कहा जाता है कि बाहर नहीं जाए, बच्चे हुँ, को सूर्य दर्शन जो है वो नहीं कराए। तो प्रसूतिचर्या शास्त्रकार ने डेढ़ महीना तो सभी ने कहा है। हुँ, हुँ, काश्यपाचार्य तो इसे 6 महीने तक कहते हैं और ये ओके। बहुत ही प्रैक्टिकली हम कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि आज के जमाने में हम देखते हैं WHO कहते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान ही देना है। तो हुँ, 6 महीने तक स्त्रियों को भी मौका मिलता है कि वो अपने ऊपर भी ध्यान दे। हुँ, हुँ, अब हुँ, इस मतलब 1.5 से 6 महीने तक करने वाली विशेष ऐसे उपाय हुँ, जिससे हुँ, शरीर में जो धातु क्षय और वात प्रकोप हुआ है हुँ, हुँ, उसे हुँ, कैसे भरा जा सकता है। तो हमारा हमारे जो शास्त्रकार है या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना ये बहुत ही मतलब वो चीजें या सलाह देते थे लेकिन वो सब हुँ, ऐसे ही नहीं थे। आजकल के हुँ, स्त्रियों को हम मतलब देखते हैं हम या तो उनपे प्रेशर है और या तो वो खुद अपना हुँ, करियर के पीछे इतना ज्यादा मतलब भाग रही हैं कि खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। हम सही है। देखते हैं सैनिटरी पैड्स की एड में हम देखते हैं कि वो ऐसे दिखा रहे हैं कि आप ये यूज करके आप इस दौरान ट्रेकिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हुँ, ठीक हुँ, है, पर हमारे शास्त्रकारों ने स्त्रियों को उस दौरान काम ना करने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो अछूत है, इसलिए कहा क्योंकि उस ओके। वक्त उनके शरीर को आराम की जरूरत है। तो हुँ, हुँ, अब मेरे मुद्दे पर अगर आऊँ कहूँ तो प्रसूतिचर्या 1.5 से 6 महीने जो है कम से कम स्त्री को करनी चाहिए। अब उसमें हुँ, उसे क्या-क्या करना चाहिए? हुँ, हुँ, अगर प्रसूतिचर्या ठीक से की तो ये जो प्रकृत प्राकृत बालों की समस्या या कम बाल झड़ना जो है ये विकृत रूप में नहीं जाएंगे। हुँ, तो हुँ, सबसे पहले शिशु और माता हुँ, इनकी जो चर्या है वो एक साथ चल सकती है। हुँ, हुँ, हम देखते हैं बच्चे को मालिश की जाती है, बच्चे को गर्म पानी से नहलाना, बच्चे को बांधना, बच्चे के सर हुँ, पर तेल रखना विशेष करके, ठीक है, हुँ, हुँ, उसे हम तालू भरना जो है वो कहते हैं। तो उसी तरह से माता को भी स्नेहन, प्रसूता को स्नेहन, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं वात प्रकोप होता है, वात प्रकोप होता है, पर ये वात का सबसे अच्छा और सरल उपाय है तेल, स्नेह। हुँ, 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 और हुँ, अगर समझो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी के समय तेल जो है वो सहन नहीं होता, तो आप यहाँ पे चंदन गला लाक्षादी तेल का इस्तेमाल कर हुँ, हुँ, सकते हैं। और नहीं तो आप सामान्य तेल ले सकते हैं, बला तेल ले सकते हैं। इससे प्रस्तुता स्त्री का जो है वो स्नेहन करना बहुत जरूरी है। हुँ, यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी कि जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है हुँ, वो ये सारी चीजें जो है वो तुरंत नहीं कर सकती, तो कृपया अपने वैद्य से इसकी सलाह जरूर लें। हुँ, अब स्नेहन करना, उसके बाद स्वेदन, स्वेदन मतलब गर्म पानी से जो है वो स्नान करना। अब उसके बाद जो आता है उद्घर्षण। हम हुँ, हुँ, बच्चे को चने, मतलब बच्चे के लिए बहुत सब चीजें करते हैं। शिशु के लिए हम चने दाल का आटा, मंजिष्ठा, सारीवा, ये सारी चीजें कि उसके जो शरीर पे रोए हैं वो हुँ, हुँ, ना रहे, ठीक है, उसका हुँ, रंग हुँ, जो है वो गोरा हो इसलिए। हुँ, हुँ, तो हुँ, यही जो उद्घर्षण के लिए ये जो चूर्ण है ये स्त्रियों, प्रसूता स्त्री को भी इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हुँ, हुँ, इसके साथ इसके बाद आता है धूप। अ, हुँ, अब ये सारी प्रथाएं बहुत हद तक कम होती जा रही हैं क्योंकि आजकल की हुँ, हुँ, फैमिली जो है वो जॉइंट फैमिली नहीं होती है, घर में कोई बड़ा हुँ, बूढ़ा नहीं होता ये सब चीजें बताने के लिए भी। तो धूपन जो है, धूपन में आप अजवाइन, हुँ, गुगुल, धूप और वेखंड, ये सारी चीजें लेके ये जो धूप है बच्चे को भी देनी चाहिए, माता हुँ, हुँ, ने भी इस चीज को जो है लेना चाहिए। विशेष करके योनि भाग का धूपन जो है बहुत जरूरी होता है, इससे उस हुँ, भाग का निर्जंतुकीकरण होता है, वहाँ हुँ, का वात जो है वो कम होने में मदद मिलती है, जो दर्द होता है वहाँ वो हुँ, कम होता है। क्योंकि अगर ये हम अगर बात को नीचे से कंट्रोल नहीं किया तो वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जो है आता है।
सामान्य हम कहते, अगर समझो हमने कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अपान नीचे से नहीं निकल रहा है वायु, तो सर्दी के रूप में वो बाहर निकलता है। तो इसी तरह से अगर योनि भाग में जो वात प्रकोप हुआ है उसे अगर हमने नहीं कंट्रोल किया तो वो ऊपर की तरफ आकर जो है अलग अलग व्याधियां या बीमारियां जो है करेगा। तो डेफिनेटली बालों के ऊपर भी उसका असर होता है। तो इसलिए यहाँ पर धूपन बहुत जरूरी है। एक और गर्म पानी, उष्णोदक के बारे में बहुत प्रसूता स्त्री के लिए महत्व कहा गया है कि उसने पीने के लिए तो गर्म पानी इस्तेमाल करना ही चाहिए, पर बाकी कामों के लिए, जैसे शिशु से रिलेटेड जो भी काम है, बच्चे के कपड़े हैं या इवन बाथरूम जाने के लिए भी गर्म पानी का ही इस्तेमाल जो है वो उन्हें इस दौरान करना है। पट्टबंधन, पेट बांधने के कहा गया है। अब पेट बांधना है, बहुत सारी महिलाओं को ऐसे लगता है कि ये फिगर मेंटेन करने के लिए है, पर पट्टबंधन का जो कारण है आयुर्वेद में गर्भ और उसके साथ साथ प्लासेंटा और जो द्रव भाग पूरा आपके शरीर से निकल गया है, उसके बाद जो आपके शरीर में अवकाश, जो कैविटी जगह बनती है, तो हमें पता है जब जगह होगी तो वहां पे जगह वात ना ले या वात इकट्ठा ना हो वहां पर, इसलिए पट्टबंधन करना बहुत जरूरी है। तो साथ में बाड़न काढ़ा जो है वो बाड़न काढ़ा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो आप 10-10-10 दिन करके ऐसे महीना भर आपने स्त्रियों ने बाड़न काढ़ा लेना चाहिए। क्या होता है, आपके गर्भाशय की जो है वो शुद्धि होती है और दोष जो है वो समावस्था में लाने में मदद होती है। फिर ये व्यवहार में हम देखते हैं कि स्त्रियों को घी से बने हुए सब खीर, लड्डू, हलवा ये सब खाने के लिए तुरंत दिया जाता है, पर शास्त्रकार कहते हैं कि पहले जो है यवागु पेया विलेपी, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो है वो खाना पहले देना चाहिए, पहले ही जो है वो शुरू नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्रसूता स्त्री को उनके शुरुआत के 3-4 दिन तो विशेष करके मूंग दाल का सूप या मेथी की भाजी, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में इस तरह से उनका खाना जो है रख सकते हैं। और इसके साथ उन्हें घर पे बना हुआ घी, ये बहुत जरूरी है। घी जो है वो आपकी अग्नि बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि स्त्री के शरीर से धातु और दोष निकलने की वजह से उसका अग्नि भी कम हो जाता है, मतलब अग्नि यानी हमारे पचाने की शक्ति वो भी कम हो जाती है। तो इतने सारे जो गुरु पदार्थ, मतलब जो हलवा, खीर, लड्डू तुरंत दिया जाता है, वो पचाने की शक्ति पूरी तरह नहीं होती है। इसलिए इस तरह से सूप और घी के साथ देने से उसकी भूख बढ़ने में मदद मिलती है। तो उसके बाद जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ती है, हम उसे धीरे धीरे ज्वारी और मतलब क्या बोलते हैं, साठी साळीचे तांदूळ, मतलब भात जो है शालीषष्ठी जिसे कहा जाता है, ये चावल उसे खाने के लिए दे सकते हैं। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे फिर आप उसमें हलीम और इसके खीर पतली पतली जो है वो बना के दे सकते हैं। लड्डू बहुत बार जो है प्रसूता स्त्रियों को खाने के लिए दिया जाता है। छोटी सी रेसिपी देना चाहूंगी, जो प्रसूता स्त्री आने वाले कुछ समय तक 6 महीने 8 महीने आराम से खा सकती है, जिससे उसका धातु क्षय जो है वो भी कम होता है, अस्थि धातु जो है वो बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। हलीम जो है, जिसे मराठी में अहळीव कहते हैं, खा नारियल ले और उसके साथ तिल जो है और बड़ी शेप, बाळंचेत और गोडांबी कहा जाता है, भल्ला तक बीज और बादाम। ओके। मैं अब यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जितने सारे थेरेपीज बताई है, मेडिसिन दिए हैं, जो स्त्री है इसके लिए बहुत सारे थेरेपीज बताए हैं, मेडिसिन बताई है, लेकिन उसका स्तनपान पर कोई असर होता है? आप जितने सारे बता रहे हैं ना अभी है, तो उससे मैं जानना चाहता हूँ कि उस स्तनपान पे ऊपर कोई असर होता है? जो मैं रेसिपी आपको बता ही रही थी, साथ में बादाम, घी और गुड़ के साथ इसका लड्डू बनाकर हर एक स्त्री ने जरूर खाना चाहिए। हाँ, आपके सवाल पे आए कि स्तनपान पे क्या असर होता है, तो जो चीजें हम
प्रस्तुत में कर रहे हैं या खाने के लिए दे रहे हैं, इसका हम्म। स्तनपान पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव असर ही होने वाला है। हम ओके। देखते हैं कि आजकल की स्त्रियों को स्ट्रेस की वजह से या पोषण पूरी तरह ना मिलने की वजह से भी जो है स्तन दूध जो है वो पूरी तरह नहीं आता। तो यहाँ पर हम जो हलीम खाने के लिए बोल रहे हैं या हम्म। घी जो करे, ये आपका स्तन बढ़ाने में काम करता है, आपके अस्थि हम्म। धातु को भी जो है वो ताकतवर बनाता है। हम्म। और हम जो भी हम मेडिसिन या दवा हम्म। हेयर फॉल के लिए या बालों की समस्या के लिए देते हैं, इसका हम्म। सिर्फ और सिर्फ आपके स्तनपान पर और बच्चे पर पॉजिटिव असर ही होने वाला है। ओके। तो जो भी आपने जितने सारे दवाइयाँ बताई है, उसके बाद खाने के लिए बताए हैं, ये सब दिए हैं, और उसमें कोई स्पेशल थेरेपीज और स्पेशल कुछ खाना बनाते हैं पेशेंट के लिए देने के लिए उस दौरान? अ, हाँ, जैसे कि कहा ना कि हाँ। अ, हलीम और इन सब चीजों की जो है पतली खीर बनाकर स्पेशली दी जाती है इस हाँ। हाँ। दौरान पे। मेथी जो है बहुत स्त्रियों को, प्रसूता स्त्रियों को खाने के लिए दिया जाता है। और हाँ। हाँ। घी, दूध, इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है इस वक्त ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं रस धातु को बढ़ाएंगी। तो रस धातु हम्म। जो है वही आगे जाके उनके बाकी के धातु जो है बढ़ाने में और ताकत देने में जो है वो काम करते हैं। ओके। ओके। क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा बाल बढ़ जाते हैं और बाल बहुत कम हो जाते हैं, कहाँ कहाँ बालनेस दिख रहता है, शुरू हो जाता है, तो उसी टाइम बाल कट कर देते हैं लोग। तो ये हल है क्या उसी दौरान? ये हल बहुत सामान्य मतलब रूप से हमें ये देखने मिलता है कि हाँ। मतलब सिर्फ प्रसूता स्त्री के बारे में नहीं, तो हर कोई ऐसा करता है। मतलब हम्म। छोटा बच्चा भी अगर हो, उसके बाल नहीं अच्छे आ रहे हैं, जैसे हमें चाहिए वैसे नहीं आ रहे हैं, तो हम हाँ। क्या हाँ। हाँ। करते हाँ। हैं, उसका कट कर टकला देते, करा निकाल देते देते हैं। हैं। हाँ। या तो अगर बहुत छोटा रहेगा तो टकला करा देते हैं, हमें करवा उसके देते बाल हैं, अच्छे सही है। आएंगे। ये तो वही हुआ कि अगर हमने एक पौधा लगाया है और वो हम्म। पौधा कमजोर दिख रहा है या जैसे हम चाहते हैं वैसे बढ़ नहीं रहा है, तो हम उसे ऊपर से छांटते हैं। हम्म। तो ये समस्या का हल नहीं है। हाँ, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं और हम्म। जब वो गिर रहे थे तब आपको बालों का वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा दिख रहा था, झड़े हुए बालों का वॉल्यूम ज्यादा दिख रहा था। अब जब हम्म। आपने बाल कटा दिए, छोटे हो गए, तब उनकी लंबाई कम हो गई है, इसके लिए अब झड़े हुए बालों का वॉल्यूम जो है वो आपको कम हम्म। दिख रहा है। तो हम हम्म। जो आंखों को दिखता है वही दिखता है, हमें लग रहा है कि बाल झड़ना कम हो गए हैं, पर बाल तो रूट से बढ़ते हैं, सही है, टिप से सही है। नहीं बढ़ते हैं। तो सही है। ये जो है सॉल्यूशन नहीं है। ये हम्म। इसे क्या हम आजकल की बोली भाषा में जुगाड़ कहते हैं कि आप दीवार हम्म। पे सीलन है तो उसे सिर्फ ऊपर से पेंट कर दो, अंदर से सीलन तो ठीक नहीं कर रहे हैं। हम्म। तो इसके लिए डेफिनेटली आपको जहाँ भी केशर शाखा है, वहां जाकर हमें हल मिलेगा, वहां जाकर हमें सॉल्यूशन मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में 108 शाखाएं हैं। सो दर्शकों, आप कहीं भी आपको लगा है, आपके माइंड में सवाल आया है कि मेरे बालों की ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, तो आप नजदीक में शाखा में जाकर आप आपका सॉल्यूशन पा सकते हैं। मैडम, आप बता रहे हैं कि उसका तो हल नहीं है, आपको रूट से ही ढूंढना पड़ता है। मेरा हाँ जी। सवाल है कि आपने उससे पहले बताया कि बहुत सारे मेडिसिन बताए हैं, बहुत सारे दवाएं बताए, बहुत सारे थेरेपीज बताए हैं। क्या क्या ये प्रसूति दौरान ये सब लेना आवश्यक है? सच में इसकी जरूरत होती है? मैंने अभी तक जो चीजें बताई उसमें से हम्म। दवाइयाँ कोई भी नहीं थी, सारी चीजें हम घर में ही बना सकते हैं या ले सकते हैं। हम्म। हाँ, आजकल के मतलब गर्भ के दौरान भी और प्रसूति के बाद भी बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। वो इस वजह से है क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल वैसी हो गई है कि हम हमारा क्वालिटी ऑफ फूड और क्वांटिटी ऑफ फूड ये बहुत जो है वो बदल गया है। पहले के जमाने में क्या होता था, हम खाना घर में खाते थे और शौच के लिए बाहर जाते थे। अब ऐसे होता है कि हम खाना घर में नहीं खा पाते, हम बाहर का या
ऐसे खाना खाते हैं और घर में सिर्फ सोने और शौच करने आते हैं। तो बात यही है कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फूड बदलने की वजह से हमारे शरीर को पूरी तरह न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिलते। इसीलिए वो क्षय की पूर्ति करने के लिए, जो हमारे शरीर में कमजोरी है, जो कमी है, उसकी पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स जो है, ये दवाइयाँ, वो हमारे आहार का हिस्सा बनती है। हम आहार अगर टाइम पे दवाइयों के जैसे समय पर नहीं लेंगे तो दवाइयों को आहार की तरह खाना पड़ेगा। तो सारी चीजें जरूरी नहीं होंगी। अगर हम अपना आहार संतुलित रखेंगे, आहार सही रखेंगे, तो सारी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ओके। आखिरी में आपको ये पूछना चाह रहा हूं मैं कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो भी डिलीवरी पीरियड है और गर्भावस्था है, उसी दौरान में कैसे रखना चाहिए? अगर वो बिगड़ गया तो उसका कोई असर हो जाता है वो बच्चों के ऊपर भी, पूरे बॉडी के ऊपर भी और पूरे बालों के ऊपर भी है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उसमें सेगमेंट है। तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या-क्या आप सलाह देंगे? मानसिक स्वास्थ्य तो आज का क्या कहते हैं, बहुत ज्वलंत टॉपिक है। हर कोई डिप्रेशन और इसके बारे में बात कर रहा है। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये बहुत कॉमनली, बहुत ही देखने को मिलता है कि स्त्रियां जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सारे धातु मतलब शरीर से निकलने की वजह से, कोष निकलने की वजह से शरीर में एक शून्य अवकाश जो है वो निर्मित होता है। तो उस स्त्री को ना तो ज्यादा हंसने की ताकत होती है, ना रोने की ताकत होती है, ना कोई भाव एक्सप्रेस करने की ताकत होती है। उसके शरीर, उसके दिमाग में अगर किसी चीज की चिंता है इस वक्त, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे की। और देखा भी ऐसा जाता है कि घर में आसपास के लोगों का भी फोकस जो है वो 80 to 90% बच्चे को लेकर ही होता है। ऐसा मत करो, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, वैसा मत करो, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तो इस दौरान मानसिक जो है वो बहुत जरूरी, क्योंकि स्त्री, उसका मन जितना स्ट्रांग होगा, हम जिसे हमारे शास्त्र में सत्व कहते हैं, वो जितना प्रबल होगा, उसका असर उसके बच्चे पर भी होगा। और एक स्ट्रांग जो शरीर है, क्योंकि हम देखते हैं सामान्य जब माँ को दूध नहीं आता तो सबसे पहले डॉक्टर या लोग सलाह देते हैं कि बच्चे को अपने पास रखो, या बच्चे को स्नेह जब करेंगे तो दूध जो है वो अपने आप। तो वहां पर हम देखते हैं कि मानस भाव हमारा हमारे शरीर के ऊपर कितना ज्यादा असर करता है। तो इसी तरह से अगर आप दुखी हैं तो उसका असर बच्चे के स्वास्थ्य पर जरूर पड़ता है। माँ अगर थोड़ा भी स्ट्रेस लेती है या दुखी है तो इससे उसके स्तन पर असर पड़ता है, और स्तन से डायरेक्टली उसके बच्चे के पोषण पर। तो इसीलिए यहाँ पे जिम्मेदारी सिर्फ स्त्री की ही नहीं है, स्त्री के आसपास घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि उसे इस वक्त सांत्वना या सिर्फ सपोर्ट करने की जरूरत है। और एक और चीज, जैसे कहा कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी है, फिर औरतों को डिलीवरी के बाद कुछ समय में जॉब पर जाना होता है, तो उनके दिमाग में वही चलते रहता है। और अपने शरीर में जो बदलाव हुए हैं, जब तक प्रेग्नेंट रहती है तब तक तो चलो ठीक है, पेट में बच्चा है इसलिए शरीर, लेकिन निकलने के बाद भी उन्हें अपना बेढब हुआ जो शरीर है ना, वो भी ज्यादा समय तक देखा नहीं जाता। उनके दिमाग में ये चलते रहता है कि कब मैं वापस अपने पुराने शेप में आऊं। तो मैंने देखा है बहुत सारी स्त्रियां जो है वो व्यायाम के लिए या इवन डाइट करना चाहती हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज तो कहना चाहूंगी कि 6 महीनों तक विशेष करके आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, चलना छोड़कर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस जो है वो ना करें। वजन कम करने के पीछे ना भागे। हाँ, एक चीज जरूर है कि आप बच्चे से जुड़े हुए जो भी काम है और बच्चे से वो सारे आप खुद करें, वो आपका एक हल्का फुल्का व्यायाम ही हो जाता है। तो यहाँ पे वो सारी चिंताएं जो बच्चे को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने करियर को लेकर, फैमिली को लेकर होती है, वो इस वक्त के लिए जो है वो पूरी तरह से छोड़ दें और अपने मन को जितना हो सके, अपने सत्व को स्ट्रांग बनाए। और इसी के लिए प्रसूतिचर्या जो है वो बहुत जो जरूरी है
और साथ में ये आपका स्वास्थ्य, आपके बालों का स्वास्थ्य, इन दोनों के लिए जो है बहुत मायने रखती है। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है आपने आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतेगण हो, आज हमने डॉक्टर प्रीति म्हात्रे के साथ चर्चा करने के बाद सीखा है कि प्रोसोत्तर बालों की समस्याएं का हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। उसमें जितने सारे समस्या हैं वहां से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन तकनीकों का उपयोग करते हैं तो यह सब पॉसिबल है। तो बालों की समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यदि कोई समस्या है तो आप केश आयुर्वेद की वेबसाइट www.keshayurved.com पर जा सकते हैं या हमसे मोबाइल नंबर 9270871200 पर संपर्क कर सकते हैं या आप केश आयुर्वेद ऐप डाउनलोड करके तत्काल सेवा प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर आप ऑनलाइन परामर्श और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको समस्या है तो आप तुरंत कॉल करके इसको ठीक कर सकते हैं। आप केश आयुर्वेद के नजदीक की शाखा में जा सकते हैं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्याएं से छुटकारा पा सकते हैं। कल मिलते हैं इस पेज पर शाम 6 बजे नए विषय और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।